हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम क्लास 11th में नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ किया था, जिसमें हमने उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स को हमने देखा था। आज हम करेंगे सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास तो ये डिपेंड करता है कि आप किसका मास फाइंड आउट कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जो बहुत स्मॉल है उसका, या फिर ज़्यादा है उसका। ठीक है, सो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर है एटम्स हो गया, मोलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इन सब का मास जो है किस तरीके से मेज़र किया जाता है, इसके लिए कौन सा मेथड है वो हम देखेंगे। और एक होता है लार्ज ऑब्जेक्ट्स, और लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कौन सा जो है मेथड अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अगर हैं, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इनका अगर हमें मास मेजर करना होता है तो हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं इट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक। ठीक है, इसमें हम इस टेक्निक को यूज करते हैं, और जब हम मास को इसमें मेजर किया जाता है तो फिर वो मास हम एक्सप्रेस करते हैं। जो भी मास अपने पास आता है वो मास मेजर किया जाता है AMU में। AMU का मतलब यहाँ है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो जो भी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब का जो मास है वो हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में जो है स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है ये अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे। लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया जाता है इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज Gm1m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हर एक ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है उसके लिए कैपिटल G की वैल्यू फिक्स होती है। m1 और m2 दो मासेस हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी पता है और हमें किसी का नहीं पता है, हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स का क्या फाइंड आउट करते हैं, मास को जो है फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ पर जो मास आप फाइंड आउट करेंगे उसको आप किलोग्राम में मेजर करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट जो होती है मास की वो क्या होती है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट जो है वो क्या होती है, किलोग्राम। ये बहुत स्मॉल मास होता है, इसलिए इसको एटॉमिक मास यूनिट्स में जो है मेजर किया जाता है। आइए अब देखते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। देखिए, वन एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया जाता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। वन कार्बन एटम, ये जो है इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। वन एटॉमिक मास यूनिट इज नथिंग बट 1/12 ऑफ मास ऑफ द वन कार्बन एटम। ठीक है, यहां पर देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का जो मास होता है वो हम याद रखेंगे, उसका मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 12 ग्राम। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, और यू से दैट कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल कितने होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर, इसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मास कितना है 1 मोल का, 12 ग्राम कार्बन एटम का, और कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है 1 मोल में, एवोगाड्रोस नंबर। तो यहाँ पर ये बताइए कि व्हाट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये तो 1 मोल ही हो गया है ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स ही हो गया। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितना होता है, 12 ग्राम होता है मास उसका। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम
तो यहाँ से निकाल लेंगे 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम, ठीक है, ग्राम में इसका एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट को हमने जो है फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम कह लीजिए या फिर किलोग्राम, ठीक है। सो बेटर है हम किलोग्राम में मेजर करें, क्योंकि मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट देखते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा 1/12 इंटू, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर क्योंकि मास ऑफ 1 कार्बन एटम इसके इक्वल है 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इतना ग्राम, ठीक है। 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू लगभग जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इतने बराबर आता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और यही जो मास होता है, यही ऑलमोस्ट बता रहा हूं, यही जो मास होता है ये ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा इसको। जैसे आप चार्ज याद रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। और यहाँ जो कुलाम होता है ये चार्ज की एसआई यूनिट है, किसकी यूनिट है, चार्ज की। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी आती है 1.67 अप टू 2 डेसिमल प्लेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। डेसिमल प्लेस के पास दो वैल्यूज जो हैं, यहां तक की वैल्यूज आती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद में और भी स्टैंडर्ड वैल्यूज आती हैं, जैसे सन का जो मास है, सन का जो मास होता है वो होता है 10⁻30 किलोग्राम के ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अर्थ का जो मास होता है, अर्थ का जो मास है वो ऑलमोस्ट 10⁻24 किलोग्राम होता है, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। और 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो कितने किलोग्राम के बराबर होता है, ये भी आपको कन्वर्जन जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई कि मास जो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ मेथड से मेजर किया जाता है उसको। और एक्सप्रेस करने का तरीका है एटॉमिक मास यूनिट, अगर ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो क्या है, बहुत छोटा है, जैसे एटम हो गए, मोलिक्यूल्स हो गए, और अगर साइज बहुत ज़्यादा है तो फिर हम जो है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं बाय ग्रेविटेशनल मेथड्स। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। So the next heading is measurement of time. तो टाइम की जो एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, सभी में चले जाइए, टाइम की जो यूनिट होती है वो हमेशा सेकंड मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, सेकंड्स। तो जब भी टाइम को मेजर करना है वो हमेशा किस में मेजर किया जाता है, सेकंड्स में, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं, क्लॉक। क्लॉक क्या होता है, क्लॉक एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो रिपीटिंग इवेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो इवेंट जो रिपीट होने लग रहे हैं उसकी सहायता से वो टाइम को मेजर करता है, ठीक है। सो क्लॉक क्या होती है, क्लॉक is a measuring instrument that uses repetitive events to measure time, ठीक है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल हमको देते हैं, जैसे एग्जांपल है पेंडुलम वॉल क्लॉक, पेंडुलम वॉल क्लॉक, ये इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये क्लॉक है, पेंडुलम वॉल क्लॉक, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्लॉक होती है और यहाँ पर जो है
यहाँ पर पेंडुलम जो है उसको यहाँ पर जो है स्विंग करवाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये स्विंग करता रहता है इस तरीके से, ठीक है। और जब एक स्विंग कंप्लीट करता है तो 1 सेकेंड होता है, यानी कि 1 स्विंग जो है वो 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट है। जैसे ही इसका एक स्विंग जो है, क्योंकि ये अपने आप को जो है क्या हो रहा है, रिपीट करने लग रहा है ना, रिपीट कर रहा है, इसका मोशन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर वापस यहाँ आ गया ना, रिपीट हो गया ना, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ आ गया, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं स्विंग करना, ठीक है। पेंडुलम स्विंग करता है इसमें, और यहाँ पर क्लॉक होती है, ठीक है। यहाँ पर टाइम जो है वो मेजर कहते हैं, ठीक है। तो क्लॉक यहाँ पर जो है वो टाइम मेजर करती है, और यहाँ पर जो एक स्विंग होता है वो 1 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता है। जैसे ही एक स्विंग होता है पेंडुलम का, वैसे ही घड़ी की सुई में जो सेकंड वाली जो है वो सुई जो है 1 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, ठीक है। फिर दूसरा स्विंग होता है, फिर थर्ड स्विंग होता है, इस तरीके से स्विंग्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, और ये रिपीटिशन जो है अलाउड होता चला जाता है, ठीक है। और इस रिपीटिशन मोशन के अंदर जो भी है इंस्ट्रूमेंट क्लॉक जो है वो अपना टाइम जो है वो शो कर देती है, ठीक है। ऐसा हम देखते हैं पेंडुलम वॉल क्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसी जरूरी नहीं है ये पेंडुलम वॉल क्लॉक की एक टाइप की नहीं है, बहुत सारी ऐसी क्लॉक्स आती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्लॉक्स हैं जिनसे हम टाइम को मेजर करते हैं। देखिए फर्स्ट पर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। सबसे पहले इसी घड़ी को यूज किया जाता था, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक में क्या होता था, देखिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल नाम दे रहे हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्रिस्टल का इस क्लॉक के अंदर यूज किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसके एक फेस पर, ठीक है, ऑन वन फेस आपने क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो इसके जो दूसरा वाला जो एंड होता है ना, दूसरा एंड, अदर एंड, उस पर क्या जनरेट हो जाती है, EMF, ठीक है, मतलब वोल्टेज आ जाती है, ठीक है। EMF डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये डेवलप होने की वजह से ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये क्या करने लग जाता है, वाइब्रेशंस जो है उसके अंदर स्टार्ट होने लग जाते हैं, और उस वाइब्रेशंस की मदद से क्लॉक जो है वो अपना टाइम जो है वो एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर देती है, ठीक है। तो ये था क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। इसके अंदर क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को प्रेशर अप्लाई करके वाइब्रेट करवाया जाता है, और उसके वाइब्रेशंस जो होते हैं वही जो है हमको टाइम जो है एक्यूरेट मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है इलेक्ट्रिकल क्लॉक। इलेक्ट्रिकल क्लॉक में क्या होता है, मोटर को रन किया जाता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है। मोटर को क्या किया जाता है, रोटेट, ठीक है, मोटर को रोटेट किया जाता है, जिससे क्लॉक जो है वो अपना टाइम दिखाती है। और मोटर रोटेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज की AC सप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की AC सप्लाई करके मोटर को रोटेट किया जाता है, और फिर उसके बाद में ये क्लॉक जो है वो अपना टाइम शो करती है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर पर हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको दी जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ से जो है टाइम को मेजर किया जाता है। इसी तरीके से एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, एटॉमिक क्लॉक्स। एटॉमिक क्लॉक्स में एटम के अंदर वाइब्रेशन करवाए जाते हैं। किसके अंदर करवाए जाते हैं, एटम के अंदर वाइब्रेशंस। और एटम जो मेनली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सीजियम, क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल की जाती हैं, वो सीजियम ही फुलफिल करता है। इसके बाद है जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का डीके, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स डीके। क्योंकि देखिए एलिमेंट्री पार्टिकल की जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं कहूँ कुछ कि 10⁻⁻17 सेकेंड, 10⁻22 सेकेंड इतने के लगभग होती है। तो जब ये डिके करते हैं तो इनको हम केयरफुली स्टडी करते हैं, और फिर इससे स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो होता है वो हम यहाँ से एक्यूरेटली जो है मेज़र कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक रेडियो एक्टिव टेक्निक होती है, रेडियो एक्टिव टेक्निक। इसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो टाइम के साथ कम होते चले जाते हैं। जब वो कम होते चले जाते हैं तो वो एटम्स जो हैं, ठीक है, वो चारों तरफ अपने रेडिएशंस या लाइट जो है वो इमिट करते हैं,
ठीक है, जैसे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपने पास, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ रेडिएशन जो है वो इमिट करता है, क्योंकि इसमें टाइम के साथ में इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो हम इस रेशो को जो है ज़्यादातर केयरफुली है जो हम मेज़र करते हैं, एक तो कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके करे हैं, ख़त्म हुए हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने अभी सर्वाइव्ड हैं, ठीक है, या प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस रेशो को हम जो है यहाँ पर स्टडी करते हैं और वहाँ से हम जो लार्ज टाइम है वहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं रेडियो एक्टिव टेक्निक से। इससे हम जैसे ओल्ड रॉक्स होती हैं अर्थ पर, ठीक है, कितनी पुरानी रॉक है वो हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो कितना पुराना है वहाँ वो चीज़ हम इस टेक्निक से मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि एक्यूरेसी और प्रिसीशन क्या होता है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, देखिए एक्यूरेसी देखते हैं सबसे पहले। कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी को जब मेज़र करते हैं तो वो कितनी एक्यूरेट है ये कौन बताएगा, एक्यूरेसी, ठीक है। तो कैसे पता करें इस चीज़ को, देखिए एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट या फिर ट्रू वैल्यू, और एक जो आपने एक्सपेरिमेंट से उस वैल्यू को मेज़र किया है, ठीक है, एक होती है मेजर्ड वैल्यू। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक करने के लिए मेजर्ड वैल्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं एग्जैक्ट या फिर ट्रू वैल्यू से, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या बताता है, इट मींस हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू agrees with exact value of a physical quantity, मतलब कितनी मैच हो रही है मेजर जो आपने वैल्यू मेजर जो आपने किया है वो वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू किसी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी आपकी मैच हो रही है, कितनी क्लोज है, ठीक है, कितनी वो एग्री कर रही है, दोनों आपस के अंदर कितनी क्लोज है, ये चीज़ हमें बताती है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। अब आपने किसी एक्सपेरिमेंट से g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू आपने मेज़र करी एंड लेट इट कम्स आउट टू बी, एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया तो आपको मिला 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक से मिला आपको g की वैल्यू 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, यहाँ देखिए 9.8 यहाँ 9.6, डिफरेंस कितना है 0.2 का, यहाँ देखें तो 0.02 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा डिफरेंस जो है वो कम है, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा क्लोज है दिस, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के। इसका मतलब ये वाली जो रीडिंग है, ये वाली जो वैल्यू है ये ज़्यादा एक्यूरेट है देन दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्यूरेसी जो है मेज़र कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो आपने मेज़र करी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिसीशन क्या होता है। अब एक्यूरेसी के बाद में हम डिस्कस करते हैं प्रिसीशन क्या होता है। प्रिसीशन, एक्यूरेसी में हमने देखा था कि एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं कि कितनी क्लोज होती है, वो हमें बताती है कि मेजर्ड वैल्यू कितनी जो है एक्यूरेट है। प्रिसीशन के केस में क्या होता है कि जो भी आप वैल्यूज़ को बार बार मेज़र कर रहे हैं, वो जो आप बार बार मेज़र कर रहे हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी क्लोज हैं, ठीक है। सो प्रिसीशन क्या होता है, इट मीन्स हाउ क्लोज are the measured values of a physical quantity। इसका मतलब ये हो गया कि कितनी क्लोज हैं आपकी मेजर्ड वैल्यूज जो आप मेजर कर रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। जैसे 9.7, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, है ना। तो ये क्या है, ज़्यादा प्रिसाइज जो है वो है, क्योंकि हर एक के बीच का जो डिफरेंस वो कितना है 0.01, 0.01। तो क्या है, ये क्लोज है ना, ये ज़्यादा क्या है, क्लोज है। और एक रीडिंग आपके पास ये आती है 9.7, 9.72, 9.74, ठीक है, या फिर 9.73 ले लीजिए, 9.76, 9.8, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है,
मोर प्रिसाइज है, क्योंकि यहाँ पर जो आप वैल्यूज़ बार बार जो मेज़र कर रहे हैं ये ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0.01 का डिफरेंस, 0.01 का डिफरेंस, 0.01 का डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 0.02 का, यहाँ पर 0.01 का, यहाँ देखें 0.03 का, यहाँ पर 0.04 का। तो इस तरीके से डिफरेंस जो है यहाँ ज़्यादा आ रहा है देन दिस। इसका मतलब रीडिंग 1 जो है ये ज़्यादा जो है प्रिसाइज है देन जो है इसके, ठीक है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर 9.8 अगर जी की वैल्यू है, ठीक है, और आप उसी को मेज़र कर रहे हैं तो फिर ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट है देन दिस, क्योंकि देखिए 9.8 इसमें आ रहा है, 9.76 ये ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, बजाय इनके, ठीक है, इस रीडिंग के। तो ये वाली भले ही लेस प्रिसाइज हो, ठीक है, लेस प्रिसाइज हो, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट है। अगर आप स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये मोर एक्यूरेट है, ये लेस एक्यूरेट है बट मोर प्रिसाइज है, लेस एक्यूरेट है, ठीक है। इस तरीके से आप रीडिंग से जो है मेज़र कर सकते हैं। एक और तरीका है कि इंस्ट्रूमेंट अगर आपने पता करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज देगा रीडिंग या फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट देगा, तो फिर हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं उसके लिए उसका लीस्ट काउंट कितना है। क्या देखेंगे, उसका लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, ये वो स्मॉल से स्मॉल रीडिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रोवाइड करता है हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो हम उसको जो मेज़र कर सकते हैं वही क्या चीज़ कहलाती है, लीस्ट काउंट कहलाती है, ठीक है। मतलब छोटी से छोटी रीडिंग जो हम एक इंस्ट्रूमेंट से हम या फिर डिवाइस से हम जो है मेज़र कर सकें उसे ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे एक इंस्ट्रूमेंट ने मान लीजिए जी की वैल्यू दी 9.802 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और एक ने वैल्यू दी 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बात आती है कि कौन सी जो एक इंस्ट्रूमेंट ये यूज़ किया गया, मान लीजिए ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया और इसके लिए बी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया। अब हमें ये बताना है कि ए इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है या फिर बी ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग दे रहा है, ठीक है। एक्यूरेट कौन सा दे रहा है वो उसके लिए तो आप डिफरेंस देख लेंगे दोनों के बीच का। तो डिफरेंस किसके बीच का, ये डिफरेंस जो है वो सबसे कम है ना, ये डिफरेंस देखें तो कम है, इसका मतलब ये वाली रीडिंग तो ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से प्रिसाइज जो है ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देने लग रहा है, ये हम कैसे देखेंगे। देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ रही है इसमें, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट जो है वो कितना रहा होगा, 0.001 ये रहा होगा इसका। जबकि इस केस में जब बी इंस्ट्रूमेंट जब हम मेज़र करी है वैल्यू इसकी 9.79 जी की, तो फिर इसका जो लीस्ट काउंट रहा होगा डेसिमल प्लेस के बाद, देखिए 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 7 और 9, दैट मीन्स इसका लिस्ट काउंट 0.01 रहा होगा, ठीक है। ये हम अपने आप से देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो कौन सा लिस्ट काउंट सबसे कम है, ये देखिए यहाँ पर ये लिस्ट काउंट सबसे कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है, ए इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है बी के। और वैसे भी देखें तो एक्यूरेट भी यही है, ठीक है। सो ए इंस्ट्रूमेंट गिव्स यू मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट रीडिंग देन इंस्ट्रूमेंट बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिसिशन जो है वो मेज़र कर सकते हैं। यानी कि ये बात हो गई कि जितना कम लीस्ट काउंट होगा, ठीक है, तो जितना कम लीस्ट काउंट होगा, लेस लीस्ट काउंट, दैट मीन्स मोर प्रिसाइज द रीडिंग, मोर प्रिसाइज द रीडिंग, ठीक है, या मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को जाना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।